ओके बच्चा बॉडी साइंस में रिवीजन चल रहा था हमारा, सो वी विल कंटिन्यू विथ रिवीजन। इसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है बेसिकली। चलिए इसको करना है भाई फटाफट। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, ठीक है, एंड फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स लिस्टेड इन द बॉक्स। द मेटल दैट इंक्लूड्स द मील दैट इंक्लूड्स ऑल डैश इज अ बैलेंस डाइट। न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। ओके सो दिस विल बी बेसिकली न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ओके insufficient production of dash in the tadpoles leads to the incomplete development। huh? Thyroxine, endocrine glands are thyroxine, this will be thyroxine। हमारे अंदर भी ये थायरॉक्सिन एज अ हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड्स। और अगर थायराइड ग्लैंड्स के मेल फंक्शनिंग करते हैं तो काफी सारे डिजीज आते हैं। आपने सुना रहेगा बहुत लोगों को थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। वो थायराइड प्रॉब्लम्स अलग अलग रीजंस की वजह से होते हैं। जेनेटिकली ये थायराइड ग्लैंड्स और यहाँ से थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है। ये थायरॉक्सिन जो है हार्मोन है, और ये हार्मोन हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन कैन एक्चुअली लीड टू मेनी डिजीजेस। चिंगम चबा रहा है तू? नहीं ना? ओके एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस मतलब क्या होता है बोलो? डक्टलेस मतलब क्या हो जाएगा? जिनके डक्ट, हाँ, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाता है, ठीक है। जैसे जब आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और टैबलेट देता है तो दोनों में फर्क क्या है? हाँ, टैबलेट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, फिर वहां पे अब्सॉर्ब होगा, ठीक है। लेकिन जब इंजेक्शन जा रहा है तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। तो आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट द हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये आपके डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं हार्मोन्स, ठीक है। आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी बॉयज डेवलप अ डीप वॉइस, दिस विल बी डीप वॉइस, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। फोर्स एंड फ्रिक्शन से ये सवाल है। if the two forces act on it in opposite direction, same direction, sometimes opposite and sometimes in same direction, all of the above। तो आपका भाई साहब अगर कोई बॉडी है, देखो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ बॉडी, और इसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ, ठीक है। नेट फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर भाई साहब ये भी आपका लेट्स से इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा बोलो? नेट फोर्स विल बी एफ माइनस एफ, दैट इज जीरो, ठीक है। नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नेट फोर्स, ये नेट फोर्स जो है वो जीरो कब होगा? व्हेन द forces when the forces are equal, when the forces are equal in magnitude, in magnitude and acting in opposite directions, and acting in opposite directions, ठीक है। this will happen only when the forces are equal in magnitude and acting in opposite directions। are we clear on this one people? तो यहाँ पे भाई साहब ये क्या हो जाएगा? this will be opposite direction। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है। an inflated rubber balloon is rubbed with a woolen cloth, whereas a ballpoint pen refill is rubbed with a polythene bag। which of these will get positively charged and why? ये वाला पहले किया था तुम लोग ने, इसीलिए मालूम है। ओके वुलन क्लॉथ, ठीक है, वुलन क्लॉथ एंड बॉल पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब क्या? वुलन क्लॉथ, ठीक है। वुलन क्लॉथ को आपने किससे साथ रब किया है भाई साहब? रबर बलून के साथ। यू हैव रब्ड इट विद अ रबर बलून, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बॉल पॉइंट, ठीक है, ये बॉल पॉइंट
पेन रिफिल है, बॉल पॉइंट पेन रिफिल, इसको आपने भाई साहब किसके साथ रब किया है? पॉलीथीन बैग के साथ, पॉलीथीन बैग के साथ, तो ये भाई साहब आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। सो वुलन क्लॉथ एंड बॉल पॉइंट पेन रिफिल बोथ विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और ये किस फिनोमिना से होता है भाई साहब? इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, लेकिन इसको अपन क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, जिसको अपन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वुलन क्लॉथ टू दिस, because of which the woolen cloth is acquiring a positive charge and this is acquiring a negative charge. Similarly, when the ball point pen refill is rubbed with a polythene bag, this is losing electrons and hence it is acquiring a positive charge, this is acquiring a negative charge. Are we clear? Clear on this one? Okay, okay, okay. Which of the following is not a contact force? Force of gravity, magnetic force, is a contact force, sorry. Force of friction और electrostatic force. ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, force of gravity, magnetic force, electrostatic force, इनमें भाई साहब बॉडीज का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक बॉडी है और ये अर्थ है, विल देयर बी अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट? इज द बॉडी एंड द अर्थ इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर? आंसर इज नो। मैग्नेटिक फोर्स है, देखो एक भाई साहब आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, दोनों अभी तक कांटेक्ट में नहीं आए, बट इज देयर अ फोर्स दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन देम? यस इट इज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज फोर्सेस आर नॉट रिक्वायरिंग द बॉडीज टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। तो दीज आर ऑल, तो आपका देखो, अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वी से द मैग्नेटिक फोर्स, force of gravity, magnetic force and electrostatic force, force of gravity, magnetic force and electrostatic force, all of them are what people? All of them are non contact forces, ठीक है। इकलौता आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, दिस विल बी अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। हाँ यही हालत है, यौन करते रहो भाई साहब। अभी अभी जुम्मा जुम्मा 5 मिनट भी नहीं हुआ, क्लास चालू हुआ है। पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आपको, तो फिर समझ में नहीं आता। एक तो नया क्लास है, ऊपर से रिवीजन के टाइम में आप आए हैं, और तीसरा आपको इंटरेस्ट नहीं है। कौन सा मैजिक हो जाएगा यहाँ पे? तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दोपहर को सोकर नहीं आया है, सबका 1-1:30 बजे ही उठता है। तो ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये एक भाई साहब आपका कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भाई साहब आपका हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। आर बी क्लियर? जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हैं ना, उतना जल्दी थोड़ा इधर काम कीजिए, सब कुछ चेंज आएगा। नहीं समझ में आया, फटक से एक रिस्पॉन्ड, नहीं मैं दोपहर को नहीं सोया, फटक से एक रिस्पॉन्स, उससे जल्दी यहाँ पे काम कीजिए समझने का, तो कुछ समझ में आएगा। रिस्पॉन्ड उतनी जल्दी मत कीजिए जितना जल्दी आप दिमाग चलाइए। The bread dough rises because of heat, grinding, growth of each cells or kneading. Growth of each cells. Bread dough rises because of growth of each cells. Okay. चलिए भाई साहब, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, तो एक्चुअली में ईस्ट सेल्स होते क्या है भाई साहब? ईस्ट, ईस्ट भाई साहब आपका क्या करता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट का भाई साहब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, अनएरोबिक respiration. Anaerobic respiration मतलब it doesn't require oxygen. It doesn't require oxygen for breathing. It doesn't require oxygen for breathing. तो इसका भाई साहब बाई प्रोडक्ट्स क्या है? C2H5OH, ठीक है, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका भाई साहब इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इट बेसिकली प्रोड्यूसेस इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। भाई साहब टाइम कितने का है? 3:30 का टाइम है। हाँ, तो दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स, दिस विल नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्रेड को राइज करा देता है,
ठीक है. सो द ब्रेड डाउन राइजेस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स. ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स होगा या हीट होगा भाई साहब? व्हाट विल बी द रीजन? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स. ओके, चलिए भाई साहब. Adolescence is a period of, और puberty is a period of, कहां से कहां तक का पीरियड हो जाएगा भाई साहब? 11 to 19, तो सही, 11 to 19 years. Adolescence is a period of 11 to 19 years. ठीक है. Adolescence is a period of 11 to 19 years. इसको हम भाई साहब प्यूबर्टी भी बोलेंगे. Puberty, when the body undergoes many changes, a lot of hormones are actually produced. ठीक है. Okay, okay, okay. In the diagram, the coin is just out of sight. If water is poured on the metal coin, the coil will become, ये visible हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. The coin will become visible. Why will this become visible? क्या visible हो जाएगा या not visible हो जाएगा? जैसे आप water pour करेंगे इसमें, let's say आपने water pour कर दिया इसमें. If you happen to pour water here, जैसे आपने वाटर पोर किया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये आपका समझ लो ये कॉइन है, इसमें से राइट रे जाएगा और ऐसे जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा ये. ठीक है. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बिकम रिफ्रैक्टिव ड्यू टू रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे फिनोमिना आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? ड्यू टू रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम one medium to another. ठीक है. Due to diffraction, you will be able to see this. ठीक है. चलिए सवाल करते रहिए भाई साहब इसके बाद वाला. State whether the following statements are true or false. When the amplitude of vibrations is half, the loudness of sound becomes 1/4. तो भाई साहब लाउडनेस किसके साथ डिपेंड करता है? लाउडनेस लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. ठीक है. सो व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इज हाफ, अगर आपने भाई साहब इसको हाफ कर दिया, ठीक है, सो आपका लाउडनेस बेसिकली इसके हाफ का स्क्वायर हो जाएगा. एम्पलीट्यूड व्हेन, सो देयरफॉर व्हेन एम्पलीट्यूड becomes half, loudness becomes 1/4. ठीक है. इसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर. ठीक है. एम्पलीट्यूड मतलब हाफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई साहब हाफ का स्क्वायर. इट विल बिकम 1/4. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है. सो व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इज हाफ, द लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम्स 1/4. आर वी क्लियर? ठीक है. ओके ओके ओके. द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड, कौन सा फोर्स हो जाएगा भाई साहब? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मस्कुलर फोर्स कहां से आएगा भाई साहब? मसल कहां से आ रहा है? ठीक है. ओके. तो जैसे समझ लो ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों में किस तरीके का फोर्स होगा भाई साहब? अट्रैक्टिव फोर्स. द फोर्स दैट विल एग्जिस्ट बिटवीन देम विल बी अट्रैक्टिव फोर्स. ये आपका प्लस है
और ये आपका प्लस है। इन दोनों में भाई साहब कौन सा फोर्स होगा भाई साहब? रिपल्सिव फोर्स। ये हो जाएगा आपका रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये आपका भाई साहब नेगेटिव है और ये आपका नेगेटिव है। इन दोनों में किस टाइप का फोर्स हो जाएगा? दिस विल ऑल्सो बी रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो हमारा भाई साहब यहाँ पे क्या है? लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल and unlike charges attract each other, unlike charges attract each other। तो लाइक चार्जेस भाई साहब रिपेल होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट each other होते हैं। और ये जो फोर्स होता है ये कौन सा फोर्स होता है? दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? आर बी क्लियर? द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चाहे वो भाई साहब रिपल्सिव फोर्स हो और चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, अगर चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ओके। If the angle of incidence is 50 degrees, then calculate the angle between the incident ray and the reflected ray। Angle of incidence भाई साहब कितना है? देखो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ये हो गया भाई, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका क्या? इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई साहब आपका कितना है? 50 डिग्रीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 50 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्रीज। तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू 50, so therefore angle R is also equal to 50 degrees। ठीक है, देन कैलकुलेट द एंगल। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल कितने का हो जाएगा? 50 प्लस 50 100। समझ में आ रही है? ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में टोटल एंगल तो ये वाला होगा ना भाई साहब, टोटल एंगल तो ये वाला होगा। तो 50 प्लस 50, देयरफॉर एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड reflected ray will be equal to 50 degrees plus 50 degrees, that's going to be how much? 100 degrees। are we clear on this one people? ठीक है, ये 50 degrees plus 50 degrees that will be 100 degrees। clear है? okay। The loudness of sound is determined by its amplitude of vibration, frequency of vibration, ratio of amplitude and frequency of vibration product। इसको जरा करना है मेरे से। एक मिनट, दूसरे सवाल करो ना तब तक भाई साहब। ध्यान दीजिए ना आपने, क्या एक ही सवाल है? नहीं ना? तो
Okay. The loudness of a sound is determined by loudness भाई साहब एक ही चीज पे डिपेंड करेगा. Loudness is only and only going to depend on amplitude. Loudness of the sound will only depend upon its amplitude. ठीक है? This will only depend upon its amplitude. ठीक है? Okay. A disease in human beings caused by virus, टाइफाइड, डिसेंट्री एंड कॉलेरा, ये पहले भी कर चुके हैं ना अपन. ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर ऑल बैक्टीरियल डिजीज. ये टाइफाइड हो गया भाई साहब, डिसेंट्री एंड कॉलेरा, कॉलेरा, ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट, बैक्टीरियल डिजीजेस. ये भी आपका बैक्टीरियल है. दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियल. दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियल. ओनली इन्फ्लुएंजा इज बेसिकली आपका वायरल. जो आपका कॉमन कोल्ड एंड कॉफ होता है, दैट इज बेसिकली वायरल. ये आपका है भाई साहब वायरल. ठीक है, ऑल दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेस. ठीक है. ओके. 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 The microorganism which can reproduce and multiply only inside the cells of other organisms. ठीक है, देखो प्रोटोजोआ को, ये सारे जितने भी हैं इनको होस्ट बॉडी की जरूरत नहीं है. ठीक है, दे डू नॉट, ये भाई साहब दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस इन लाइफ ऑप्टिमम कंडीशंस. ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशंस मतलब जब इनके, या फेवरेबल कंडीशंस, अंडर फेवरेबल कंडीशंस ये रिप्रोड्यूस करेंगे, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे किसी होस्ट बॉडी के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं पे भी हो, दे कैन रिप्रोड्यूस. वायरसेस कैन ओनली रिप्रोड्यूस, वायरसेस जो होंगे भाई साहब, दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस, कैन ओनली रिप्रोड्यूस, कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट बॉडी. ठीक है, इसको भाई साहब होस्ट बॉडी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which can reproduce and only multiply in the cells of other organisms is this. ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है एक. ले रहा हूँ, कॉग्निटिव यूज कर रहा हूँ, देख रहे हैं पिक्चर चल रही है. लॉरेंस बैग
Two objects with unlike charges will attract each other, either repel or attract. Repel each other, अगर unlike charges हैं मतलब समझ लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अनलाइक मतलब ऑपोजिट, ठीक है, तो दे विल ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब, अट्रैक्ट ईच अदर, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, so they are going to attract each other. Two objects with unlike charges will attract each other, ठीक है, clear है, okay okay okay. सेम कैसे आ गया यार, ठीक है, दोनों भी कर दो, नेगेशन डालना है इसका, हाँ सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, दोनों भी सेंटेंस में लिखना, मतलब एक सेंटेंस में लिखना पड़ेगा और एक जो मैथमेटिक्स है उसमें लिखना पड़ेगा, देखो वैसे लिखना पड़ेगा जैसे पी, हम बता ही दूं नेगेशन पी वैसा लिखना पड़ेगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन एब्सेंट है, भगत ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, डिस्टिल्ड वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्स है, ठीक है, एसिडिफाइड वाटर बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, तो एसिडिफाइड वाटर बेसिकली आपका थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं तभी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, अदरवाइज डिस्टिल्ड वाटर जो हम भाई साहब गाड़ियों में डालते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो आप इन्वर्टर की बैटरीज में डालते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो अलग से हार्डवेयर की दुकान में मिलता है, ठीक है, वो लाना पड़ता है वो पानी, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो गुड कंडक्टर हो गया तो बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, इसीलिए हम जो बैटरी में पानी डालते हैं वो बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर होता है विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Only hydrated salt solutions conduct, which of the following statement is correct, तो only hydrated salt solutions conduct electricity ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ सॉल्ट सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें ऐसा नहीं है, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन मतलब जो आपने वाटर में डाला है, ठीक है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, बाकी मोल्टेन सॉल्ट सोल्यूशंस आर आल्सो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे यहाँ पे देखो मोल्टेन, मोल्टेन सॉल्ट सोल्यूशंस विद आल्सो, जैसे समझ लो आपका नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक्वस हो जाएगा, ठीक है, दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके भाई साहब आयंस बनेंगे Na plus and Cl minus, and these ions will basically conduct electricity. और अगर तुम इसको हीट करते हो, इसको हीट कर करके पिघला देते हो, ठीक है, मोल्टेन स्टेट पर लेकर आते हो, आफ्टर हीटिंग यू ब्रिंग इट टू मोल्टेन स्टेट, देन ऑल्सो इट विल फॉर्म आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ आपके एक्वस सोल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, दिस विल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज बॉट टू इट्स मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट मतलब पिघला दिया है आपने, तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस क्यों हो रही है, क्योंकि आपने इसको एक्वस स्टेट में लाया है, आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है, और यहाँ पे रीजन क्या है, आपने इसको मोल्टेन स्टेट में लाया है, लेकिन दोनों में कॉमन सिमिलरिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो ओनली हाइड्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन मतलब सिर्फ जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये गलत है, ठीक है, जब आप इसको पिघला देंगे तभी भी ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है,
जिंक प्लेटिंग इज डन टू मेक द ऑब्जेक्ट स्क्रैच प्रूफ। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि जिंक प्लेटिंग होने के बाद भी ऑब्जेक्ट में स्क्रैच हो सकता है। एक कॉमन सा एग्जांपल है, आपके जो रेलवे लाइंस होते हैं, ठीक है, रेलवे लाइंस, वो बेसिकली आयरन और उस पे जिंक होता है, क्योंकि दे आर कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। भाई साहब धूप बरसात वो तो पड़े हुए हैं रास्ते पे, ठीक है, तो अभी उनमें रस्ट पकड़ेगा ही पकड़ेगा ऑब्वियसली, और अगर रस्ट पकड़ेगा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती हैं, ठीक है। इसीलिए उनको एमल्गेशन किया जाता है, उनको जिंक डाला जाता है। जिंक एंटी रस्ट होता है, लेकिन क्या उसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे? आएंगे भाई साहब, ठीक है। तो जिंक बेसिकली विल बी एंटी रस्ट, इट इज नॉट एंटी स्क्रैच, ठीक है। ये आपका एंटी रस्ट है, इट इज नॉट एंटी स्क्रैच। तो ये भी भाई साहब आपका ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। इट इज जिंक प्लेटिंग इज डन इन ऑर्डर टू मेक इट एंटी रस्ट, ठीक है। ये रस्ट से बचाने के लिए जिंक प्लेटिंग कहते हैं हम, स्क्रैचिंग से बचाने के लिए नहीं करते इसमें, ठीक है। ओके, एन एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो ये करेक्ट है। ये जितने भी आपके एलईडी है, अगर समझ लीजिए वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, तो भी वो टुन्नू सा ग्लो करेगा, वीक तरीके से ग्लो करेगा, ठीक है। अगर आपका प्रॉपर बल्ब होता तो शायद ग्लो नहीं करता, लेकिन ये ग्लो करेगा। एन एलईडी विल ग्लो इवन व्हेन वीक करंट और वीक voltage is when it is subjected to a weak current or weak voltage. Okay, during lightning, air is normally a good conductor, a bad conductor, both A and B, none of these. एयर हमेशा ही बैड कंडक्टर रहेगा, ठीक है। इसीलिए देखो उसको तलाश होती है जब लाइटनिंग होती है, तो जब बादल गरजते हैं बेसिकली लाइटनिंग हुआ है, इनको हमेशा तलाश होती है कि वैसा कोई इनको सहारा मिल जाए ताकि ये जल्द से जल्द अर्थ तक पहुंच सके, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो वैसा पेड़ हो, चाहे वो वैसा कोई गाड़ी हो, एनीथिंग, इट विल एक्चुअली fall on these surfaces so that the journey to reach earth is quicker. Otherwise एयर आपका पुअर कंडक्टर है, और पुअर कंडक्टर में चार्जेस का स्मूथ फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए भाई साहब जब बिजली कड़कती है तो आप देखोगे ज्यादा करके पावर स्टेशन से लाइट को बंद कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है, क्लियर है। सो एयर विल ऑलवेज स्टे एज अ बैड कंडक्टर, इट इज नेवर गोइंग टू बी अ गुड कंडक्टर। ओके, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और अच्छा है एयर बैड कंडक्टर है, वरना आपको बैठे बिठाए शॉक लग जाता था। ये तार जा रहा है भाई साहब, अगर एयर गुड कंडक्टर होता तो आप तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती थी, है कि नहीं, ठीक है। सो अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कन्वर्जिंग लेंस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एज वन मूव्स द सोर्स ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द लेंस ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई साहब सोर्स ऑफ लाइट को इतना सब कुछ भी अगर ना आप देखें आप, इसमें क्या मुद्दे की बात है कि सोर्स ऑफ लाइट को आप भाई साहब मूव कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द लेंस, किसी लेंस से आप सोर्स ऑफ लाइट को मूव कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? सिंपल, इंटेंसिटी मतलब उसका जो कोई भी लाइट जितना दूर जाता रहेगा उसका इंटेंसिटी डिक्रीज होता रहेगा। सिंपल भाई साहब इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, ठीक है। ये आपका डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आपका इंटेंसिटी डिक्रीज होता रहेगा। आर वी क्लियर? तुम कुछ ख्वाबों ख्यालों में हो वैसा नहीं? ओके, बहुत बढ़िया। What are oviparous animals? Give two examples of oviparous animals. Oviparous animals क्या होता है? जो एग देता है। ओके, कौन कौन से एनिमल्स एग देते हैं? ह्यूमन बींग्स? नहीं, अंडे से नहीं निकला तू, क्या बात कर रहा है? तो ओविपैरस एनिमल्स are the ones which lay eggs. तो ओविपैरस और विविपैरस में फर्क क्या है भाई साहब? विविपैरस को हम मैमल्स बोलेंगे क्योंकि ओविपैरस जो एनिमल्स होते हैं उनके अंडों में ही उनका प्रोटीन होता है। उनके जैसे वो पैदा होते हैं, they would not require the additional amount of protein or nutrients. They are getting it from the egg itself. इसलिए भाई साहब उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। उनकी माँ जो है, जो पक्षी होगी या जो भी सांप हो जो भी होगा उनके ऊपर बैठे रहेंगे, ठीक है, कुछ दिनों तक बैठे रहेंगे, क्योंकि वो टाइम तक उनके बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा उस एग से, उस प्रोटीन को। और हमारा जब भी हम पैदा होते हैं मैमल्स, ठीक है, दे बेसिकली फीड ऑन मदर्स मिल्क टू गेट दैट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो 6-7 महीने तक एक बेबी जो है ह्यूमंस में वो तो कम से कम सिर्फ मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट रहता या रहती है, ठीक है। सो व्हाट आर ओविपेरस एनिमल्स? एनिमल्स व्हिच ले एग्स, ठीक है। तो ये भाई साहब एनिमल्स व्हिच ले एग्स। ओके, कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब एग्जांपल्स? हाँ, बर्ड्स, और भाई साहब रेप्टाइल्स, ज्यादा करके आपके रेप्टाइल्स जो हैं वो एग्स देते हैं, ठीक है, क्लियर है। और क्या? फिश, और
चलो इतना ही काफी है। ओके, नेम वन डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, जिसको आप एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अभी अभी देखो नेपाल में शायद एक अर्थक्वेक आया है, बहुत ज्यादा उसमें तो दहशत नहीं मची है, लेकिन इसके पहले वाला जो अर्थक्वेक आया था काफी तबाही मची थी। ठीक है, इसको अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में अर्थक्वेक आता रहता है, जैसे जापान इज वन प्लेस। ठीक है, क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, तो दे आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। हाउएवर वी कैन नॉट बी वेरी प्रिसाइज एज टू व्हेन दे विल हैपन। ठीक है, वी कैन जस्ट क्रिएट अलर्टनेस कि ये जगह जो है वो प्रोन है अर्थक्वेक से। ठीक है, लेकिन हम ये 100% नहीं बोल सकते कि भाई साहब यहाँ पे अर्थक्वेक होगा ही होगा, कैन हैपन एनी टाइम। ठीक है, ओके, सो अर्थक्वेक इज वन थिंग विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। वॉल्केनोज में क्या होता है कि वी कैन प्रोडिक्ट। ठीक है, और इसीलिए जनरली जब वॉल्केनोज होते हैं तो बहुत टाइम लगता है, वो भाई साहब माउंट ऊपर आ जाता रहता है, तब तक लोग उस पर्टिकुलर जगह को इवैक्यूएट करके चले जाते हैं। तो नॉट मच ऑफ लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी happens in volcanoes, but earthquakes we are never prepared. It can happen anytime and devastation can take place. Okay, okay, okay. Floods, फ्लड थोड़ा बहुत प्रोडिक्शन कर सकते हैं, सुनामी भी हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी जो हम फ्लड्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे जैसे आपका बरसात होता जाएगा, ऑब्वियसली आपके आप सुनते होंगे बहुत बार कि डैम का पानी छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि डैम टूट जाएगा अगर हमने डैम का पानी नहीं छोड़ा। तो ऑब्वियसली डैम का पानी जैसे ही छोड़ेंगे तो फ्लड्स आएंगे। ठीक है, और आपके बरसात को देखकर ही हम बहुत बार बोल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लड्स होंगे। ठीक है, तो कुछ नदियां जैसे कंटिन्यूअस फ्लड्स होती हैं, जैसे गंगा प्लेन्स में आपके कंटिन्यूअस फ्लड्स होते हैं। बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हर बरसात में फ्लड्स होते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है, जो चाइना से इंडिया में एंटर करती है, दैट इज ऑल्सो अ फ्लड कॉजिंग रिवर। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे फ्लड्स कंटिन्यूअसली होते हैं। फ्लड्स कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट, सुनामी ऑल्सो कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। ठीक है, सुनामी डीप डाउन सीज और ओशंस में होता है, और जब तक वो मतलब आता है तब तक हम सैटेलाइट पिक्चर से उसको कैप्चर कर सकते हैं। आज से करीबन 15-20 साल पहले उड़ीसा में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बिकॉज हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। हमारी टेक्नोलॉजी तब उतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन आज से करीबन 3 या 4 साल पहले भी उड़ीसा में उसी मैग्नीट्यूड का एक सुनामी आया था, बट वी वर एबल टू रीलोकेट पीपल टू अनदर प्लेस। ठीक है, क्योंकि हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी थी कि 2 दिन पहले ही हमको इंडिकेशन मिल गया था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वेर इवैक्यूएटेड एंड हार्डली एनी लाइफ लॉस ऑफ लाइफ हैपेंड। प्रॉपर्टी में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट लॉस ऑफ लाइफ वाज अवॉइडेड। ठीक है, तो सुनामी वगैरह या आप अगर फ्लड्स देखोगे तो सैटेलाइट पिक्चर से हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या रेंज को देखकर भी हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली आपके जितने भी हिली एरियाज या माउंटेनियस एरियाज होते हैं, वहां पे इन सब जगहों की संभावनाएं ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग, what are microorganisms? Give any two examples of microorganisms. Organisms which cannot be seen with the naked eye are known as microorganisms. हम जिसको naked eye से नहीं देख सकते हैं, naked eye visibility जिसकी possible नहीं है, ठीक है, they are known as microorganisms. ठीक है, और ये microorganisms useful भी होते हैं और harmful भी. For example, one useful microorganism to us is yeast. One harmful microorganism to us is fungi. Then we have bacteria. Then we have viruses. All these are basically microorganisms. Some of them are useful and some are disease causing pathogens as well. ठीक है, what is the frequency of a vibrating body whose time period is 0.05 seconds? तो आपका देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना, 0.05 सेकेंड्स, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/0.05 पर सेकेंड बोल सकते हैं हम इसको, और हम इसको बोल सकते हैं 1/0.05 हर्ट्ज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/0.05, तो ये हो गया आपका 100/5, है ना भाई साहब, यहाँ पे 2 जीरोस बढ़ा दिए। ठीक है, 100/5 दैट विल बी हाउ मच, 20 हर्ट्ज, या हम इसको 20 पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? What are sex hormones? Name any 2 sex hormones. तो आपके सेक्स हॉर्मोन्स कब रिलीज होते हैं बॉडी में, when you attain the age of puberty. ठीक है, so these sex hormones basically, sex hormones जो हैं
वो हमारे बॉडी में कब रिलीज होते हैं? वंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस और व्हेन वी अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन्स हो जाएंगे फीमेल्स में? अगर आप देखोगे, एस्ट्रोजन इज वन सेक्स हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन इज वन सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, और वैसा मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन इज वन सेक्स हार्मोन, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली सेक्स हार्मोन्स इन फीमेल्स एंड मेल्स, ठीक है, ओके। सो दे बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। कौन से तक पहुंचे भाई साहब? 22वें सवाल तक पहुंचे, बाकी का सब मेरे को होमवर्क चाहिए, और नहीं मिला तो कल 1.5 घंटा और बैठाएंगे। पेपर नहीं मिला तो अभी तक क्या कर रहा था?